आपको बताते हैं जहां पर उगना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। छठ पूजा के लिए यूपी और बिहार जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर जमा हो गई। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप ये भीड़ देखिए, ये भीड़ त्योहार की भीड़ है, ये भीड़ छठ पूजा की भीड़ है। ये गुजरात से अपने घर बिहार अपने अपने जिलों में जाने के लिए सभी अचानक क्या कहेंगे, सबको मालूम है कि छठ पर्व आ रहा है, दिवाली के छठे दिन से इसकी शुरुआत होती है। और अब उगना रेलवे स्टेशन ये गुजरात के सूरत के पास है। यहाँ यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा और इनको कंट्रोल भी करना ज़रूरी था, इस तरह की भगदड़ ना मचने पाए। इसके लिए जीआरपी आरपीएफ के जवान वहाँ तैनात थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतनी भीड़, इतनी संख्या यात्रियों की अब किस तरह से ट्रेन से यूपी और बिहार में जाएगी जो छठ पर्व मनाते हैं। फिलहाल ये एक अच्छी कोशिश की गई वहाँ आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इस भीड़ को डिसिप्लिन तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार हो गया। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिस धमकी के बाद नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, जिस धमकी भरे कॉल के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग कर डाली, वो धमकी भरा कॉल दिल्ली के महेश पांडे ने की थी और उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। ये कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव था। चेहरे पर काला नकाब ओढ़े यही वो महेश पांडे है जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है, जिस दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था, इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। कई नंबरों से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिसका एक ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा था। लेकिन महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 9वीं में पढ़ने वाले छात्र की मौत हो गई। उसके पेट में 56 इलेक्ट्रॉनिक आइटम पाए गए, लेकिन सर्जरी के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये पूरा मामला क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक के सामान उसके पेट में कैसे पहुंचे, उसकी जान क्यों नहीं बच पाई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आदित्य के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे परिवार को भी यकीन नहीं आ रहा है। उन्होंने आदित्य के इलाज में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन उन्हें अफसोस है कि फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। आदित्य के पेट से ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने 56 आइटम बरामद किए। उसके पेट से घड़ी में लगने वाले सेल, चेन, ब्लेड के टुकड़े और पेंच मिले थे। आदित्य के पिता के मुताबिक 13 अक्टूबर को उसने पेट में दर्द और सांस लेने में परेशानी बताई, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया। इसके बाद यहाँ के डॉक्टरों ने आदित्य को रेफर किया। परिजन उसे जयपुर के एक अस्पताल में लेकर पहुँचे। 4 से 5 दिन तक इलाज होने के बाद उसे डॉक्टरों ने घर भेज दिया, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद आदित्य ने फिर से सांस लेने में दिक्कत बताई। घर वाले उसे अलीगढ़ के निजी अस्पताल में लेकर गए। उसके पेट में गैस की समस्या दूर न होने पर 26 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड कराया गया।
जिसके बाद तो डॉक्टर और परिजन भी दंग रह गए। अल्ट्रासाउंड के बाद आदित्य के पेट में 19 आइटम सामने आए। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे नोएडा रेफर कर दिया। नोएडा के फोर्टिस में अल्ट्रासाउंड कराया गया तो यहाँ पर 42 आइटम दिखाई दिए। इसके बाद डॉक्टरों ने भी उसे रेफर कर दिया। इसके बाद आदित्य के घर वाले उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने पर उसके पेट में 56 आइटम नजर आए। इस दौरान आदित्य की हार्ट बीट 280 थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी हार्ट बीट के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है। 27 अक्टूबर को आदित्य का ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। ऑपरेशन कर सभी आइटम को बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद आदित्य ने फिर से पेट दर्द की शिकायत की। फिर से डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया। उसके पेट में 3 और आइटम मिले, उन्हें भी बाहर निकाला गया। इसके बाद 28 अक्टूबर की रात को आदित्य की मौत हो गई। आदित्य की मौत के बाद से घर वाले जहां बुरी तरह हिल गए हैं, वहीं उसकी मौत पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। परिजनों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आदित्य के गले में कोई भी घाव का निशान नहीं मिला है। ऐसे में अगर वो कोई सामान निगलता तो उसके गले में निशान होता। फिलहाल आदित्य की मौत कई सवाल छोड़ गई है। पूरे मामले में डॉक्टर्स की टीम इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच कर रही है। हालांकि इसके बाद बच्चे के पिता और परिवार में कोहराम मच गया है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। अयोध्या में जहां दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बना, तो वहीं अब काशी में देव दीपावली के दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। यहां भी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 3 दिन का गंगा महोत्सव चलेगा। देव दीपावली के दौरान 15 लाख दिए घाटों पर जलेंगे। दिवाली के मौके पर इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का कीर्तिमान बना। सरयू घाट पर 25 लाख दिए जगमगाए। लाखों दियों से सरयू के किनारे अद्भुत नजारा लोगों को देखने को मिला। वहीं अब महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली के दिन बड़ी तैयारी की जा रही है। अयोध्या के बाद बनारस में देव दीपावली पर रिकॉर्ड बनेगा। इस दौरान काशी के घाट 15 लाख दियों से जगमगाएंगे। बनारस की देव दीपावली देश दुनिया में प्रसिद्ध है। अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु देव दीपावली की छटा देखने आते हैं। इस बार उन्हें काशी में अलग ही तरह का अनुभव मिलने वाला है। हर साल की तरह क्रैकर शो और लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में रहेंगे। बड़ी संख्या में टूरिस्ट को देखते हुए कई कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। विभाग के माध्यम से इस बार जैसे कि फायर क्रैकर शो और लाइट एंड साउंड शो, जिसको लेजर शो भी कहते हैं, वो भी कराया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसको एंजॉय करता है। इसमें घाटों को बहुत अच्छे से डेकोर करते हुए, दीपकों को जलाते हुए लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। घाट पे तो दीपक जलते ही जलते हैं, दूसरी तरफ बालू की तरफ भी सजावट होती है, जिसमें हम लड़ियों से, झालों से इसको सजाते हैं। भव्य कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिवसीय गंगा महोत्सव के साथ होगी, जो 12 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। सभी 84 घाटों में एक साथ सांस्कृतिक आयोजन होगा, जिसमें बनारस संगीत घराने की झलक भी देखने को मिलेगी। इस बार एक प्रयास ऐसा भी है कि सभी घाटों को जोड़ते हुए एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए जो एक अनूठा हो। बड़ी संख्या में टूरिस्ट रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी घाटों पर संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति विभाग के माध्यम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हुए एक रिकॉर्ड के रूप में इसको मनाया जाना का प्रयास किया जा रहा है और इसकी तैयारी भी चल रही है। 3 दिन के महोत्सव के अगले दिन 15 नवंबर को देव दीपावली पड़ रही है और इस दिन बनारस के घाट अयोध्या की तर्ज पर जगमगाएंगे। 15 लाख दियों से यहाँ के ऐतिहासिक घाट रोशन होंगे। 15 लाख मिट्टी तो वहीं 3 लाख दिए गोबर से प्रज्वलित किए जाएंगे, जो अपनी चमक दूर तक बिखेरेंगे। जहाँ तक दीपकों की संख्या है, इस बार करीब 12 लाख दीपक, 3 लाख गाय के गोबर के दीपक, करीब 15 लाख दीपक होंगे, जो घाटों पे भी होंगे और कुंडों पे भी जलाए जाएंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार 80 घाट पर मंच बना के किया जाएगा और प्रयास ये है कि बनारस अपने जिस विशेषता के रूप में जाना जाता है, उसी के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों को चयन करते हुए इस कार्यक्रम को कराया जाए
इसको देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसको ध्यान में रखा जाएगा और अच्छे से इस कार्यक्रम को भव्य रूप से कराया जाएगा। बनारस की देव दीपावली पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 80 से लेकर राजघाट तक अलग अलग ग्रुप में संगीतकार, गीतकार और नृत्य कलाकार अपनी कला को सबके सामने पेश करेंगे। घाटों पर पहुंचने वाले पर्यटक मनमोहक संगीत का लुत्फ ले सकेंगे, जिसे लेकर पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। लोग जमीन पर लेट जाते हैं और ऊपर से सैकड़ों गाय गुजरती हैं। वजह ऐसी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं। अनूठी परंपरा, गहरी आस्था। जमीन पर लेटते लोग, ऊपर से गुजरती गाय। दौड़ देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े। गाय के पैरों के नीचे भगवान का आशीर्वाद। गोवर्धन पूजा पर अजब गजब परंपरा। इसे क्या कहें, अनूठी परंपरा या आस्था? परंपरा के नाम पर जोखिम या फिर आस्था के नाम पर मौत का खेल। तस्वीरें देख एक समय के लिए सहम गए होंगे आप। ये तस्वीरें महाकाल नगरी से 75 किलोमीटर दूर वडनगर के भड़ावत गांव की है, जहां गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा निभाई गई। मन्नतधारी लोग जमीन पर लेट जाते हैं, उनके ऊपर से गाय गुजरती है। क्या इस परंपरा का कुछ खास महत्व है और कैसे निभाई जाती है ये परंपरा? गोवर्धन पूजा के दिन अनूठी परंपरा। जमीन पर लेटते हैं मन्नतधारी लोग। गायों को मन्नतधारी लोगों के ऊपर दौड़ाया जाता है। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लेटते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एक साथ सैकड़ों गायों को उनके ऊपर से दौड़ा दिया जाता है। ये दृश्य केवल रोमांचक नहीं बल्कि दिल को दहला देने वाला भी है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली आती है और मन्नतें पूरी होती हैं। कहते हैं कि इस परंपरा को निभाने वाले लोग उपवास पर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये परंपरा कई पीढ़ियों से निभाई जा रही है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन उनके पैर के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मन्नतें पूरी होती हैं। अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से भिड़ावत गांव आते हैं। सुबह होते ही गौरी पूजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें गायों को स्नान करवाया जाता है और सजाया जाता है। इसके बाद मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और मन्नतधारी गांव की गलियों में जुलूस के साथ चलते हैं। इसके बाद गांव के चौक में सभी मन्नतधारी जमीन पर लेट जाते हैं और फिर दौड़ती हुई गायों का झुंड उनके ऊपर से निकलता है। लोगों की जितनी आस्था है उतना ही ये दृश्य खतरनाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 का तड़का बुलेटिन में अभी इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।